बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की एक और एग्जांपल देखेंगे और हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास ओवरड्राफ्ट का बैलेंस हो तो फिर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनेगी। ठीक है। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं ओवरड्राफ्ट होता क्या है। ओवरड्राफ्ट जब हमने लायबिलिटीज पढ़ा था तो हमने बताया था कि ओवरड्राफ्ट एक ऐसी फैसिलिटी होती है बैंक के साथ एक ऐसी अरेंजमेंट होती है कि अगर आपको बैंक से कोई शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए कोई लोन चाहिए तो आपको सर्टेन अमाउंट जो है बैंक से एज अ लोन मिल जाता है। ठीक है। और ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ये महीना 2 महीने के लिए हो सकता है हो। ठीक है। इसकी कोई फिक्स टर्म नहीं होती। एज एंड व्हेन बिजनेस को जरूरत होती है तो ये फैसिलिटी अवेल की जाती है। मैंने आपको उस वक्त एग्जांपल दी थी, कभी ऐसा होता है कि कस्टमर से जो है कलेक्शन नहीं हुई होती और सप्लायर्स की पेमेंट ड्यू हो जाती है, तो अब सप्लायर को पेमेंट कहां से करें। तो बैंक कुछ अरसे के लिए आपको एक अमाउंट जो है वो विड्रॉ करने की फैसिलिटी देता है और वो अमाउंट जो है आप सप्लायर को पे कर दें और बाद में जब कस्टमर से कलेक्शन आए तो वो आप बैंक को रीपे कर देते हैं। तो इस फैसिलिटी को कहते हैं ओवरड्राफ्ट। अच्छा, अब पता कैसे चलेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख के कि हमारे पास ओवरड्राफ्ट है। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि बैंक का बैलेंस, क्योंकि बैंक जो है हमारा एक एसेट होता है, बैंक का बैलेंस हमेशा हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है। और यही बैलेंस अगर बैंक की बुक्स में देखा जाए तो नॉर्मली वो एक क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है। लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो बिल्कुल इसकी ऑपोजिट केस हो जाएगा। ठीक है। जैसा कि इस एग्जाम्पल में हमें दिया गया है, तो हम एग्जाम्पल को देखते हैं अब। The accountant of United Company has extracted the following data from its bank ledger and bank statement on June 30, 2022. अच्छा, तो क्या है हमारे पास डेटा। बैंक लेजर हैज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹740,000। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि बैंक लेजर जो है हमेशा नॉर्मल केसेस में उसका डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन यहां पे कह रहा है बैंक लेजर हैज अ क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब है कि ये लायबिलिटी नेचर का है और ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है जो बैंक से हमने अवेल की। ठीक है। अगर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट बैलेंस होगा तो यकीनन बैंक की बुक्स में इसका डेबिट बैलेंस होना चाहिए। तो हम देखते हैं बैंक स्टेटमेंट में क्या बैलेंस है। और नेक्स्ट पॉइंट में मैं बताया बैंक स्टेटमेंट इज शोइंग अ डेबिट बैलेंस ऑफ 620,000। ठीक है। तो यहां से भी पता चल रहा है कि ये बात कंफर्म हो रही है कि बैंक की बुक्स में, यानी कि बैंक स्टेटमेंट में डेबिट बैलेंस आ रहा है और हमारी बुक्स में क्रेडिट है, तो इसका मतलब ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल की गई है। अच्छा, अब अगर इस तरह का डेटा हो तो फिर बैंक रिकंसिलेशन कैसे बनेगी। देखें, बैंक रिकंसिलेशन का प्रोसेस हमें वही फॉलो करना है। ठीक है। जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा है कि हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की हुई, पहले हम उनको रिकॉर्ड करेंगे, उससे हम अपने लेजर का अपडेटेड बैलेंस, उन ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करने के बाद अपडेटेड बैलेंस मालूम करेंगे और फिर उस अपडेटेड बैलेंस से बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे। तो अभी हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे और ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है ये मैं आपको इसका बताऊंगा कि जब हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो मैं बताऊंगा कि उसमें फर्क क्या है और इसको किस तरह से हम ट्रीट करेंगे। ठीक है। तो नाउ लेट्स गो थ्रू द पॉइंट्स वन बाय वन। पॉइंट सी है बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड बाय द कंपनी ऑफ ₹12,000। ठीक है। ये बैंक चार्जेस हैं, इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे अपनी बुक्स में। ठीक है। इसमें कोई ऐसी नई चीज नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है चेक्स डिपॉजिटेड ऑन June 30, 2022 बट नॉट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर ₹280,000। अच्छा, ये कोई चेक्स हैं जो लास्ट डे, जिस डेट, जो रिपोर्टिंग डेट है हमारी 30 जून, उस डेट पे चेक्स डिपॉजिट किए गए थे बैंक में, लेकिन अभी तक ये बैंक में शो नहीं हो रहे हैं बैंक में, यानी कि बैंक की तरफ से कोई एंट्री नहीं हुई है। हमने जब डिपॉजिट किया तो हम एंट्री कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, फिर क्या है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर made by a customer
टू द कंपनीज बैंक अकाउंट फॉर ₹500,000 नॉट रिकॉर्डेड बाय द कंपनी। अच्छा, कस्टमर ने क्या किया है, एक ऑनलाइन ट्रांसफर किया है हमारे बैंक अकाउंट में 500,000 का, जो अभी तक हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया, यानी कि हमें इसको रिकॉर्ड करना है। और जब कस्टमर से पेमेंट आती है तो हम क्या एंट्री करते हैं अपनी बुक्स में, बैंक को डेबिट करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं। इसका मतलब वो वाली एंट्री नहीं हुई, तो हम इसको हाईलाइट कर लेंगे इस पॉइंट को कि ये वाली एंट्री हमने करनी है। और बैंक चार्जेस जो हमने पहले देखा था वो भी हमने एंट्री अभी करनी है अपनी बुक्स में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, a check for purchase of office supplies was drawn for ₹650,000 but was recorded in the ledger as 560,000। अच्छा, ये जो एरर है, एक एरर हो गया है। एक चेक हमने इशू किया था 650,000 का, ठीक है, ऑफिस सप्लाईज परचेज करने के लिए 650,000 का एक चेक हमने इशू किया था और वो गलती से रिकॉर्ड हो गया 560,000। अच्छा, इस तरह का जो एरर होता है उसे कहते हैं, ये जो एरर होता है यानी कि अगर इसमें डिजिट्स आगे पीछे हो जाते हैं उसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन एरर, ठीक है। तो ये ट्रांसपोजिशन एरर हो गया है, 650,000 के बजाय हमने 560,000 से एंट्री कर दिया। इसका मतलब एंट्री क्या की होगी, हमने ऑफिस सप्लाईज को हमने डेबिट किया होगा और बैंक को क्रेडिट किया होगा, लेकिन 650,000 से डेबिट एंट्री करने के बजाय हमने 560,000 से कर दिया होगा। इसका मतलब हमने कम अमाउंट से एंट्री की है। 650 माइनस 560 इसका मतलब 90,000 से हमने कम रिकॉर्ड की है एंट्री, ठीक है। तो हमें वो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये भी एक ट्रांजैक्शन है जिसको हमने रिकॉर्ड करना है अपनी बुक्स में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है a check issued in respect of traveling expenses for ₹50,000 but was not recorded in the ledger। अच्छा, एक चेक इशू किया है 50,000 का जो रिकॉर्ड ही नहीं किया है अभी तक, ठीक है। तो ये तो सिंपल ट्रांजैक्शन है, इसको हमने रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस जो है वो डेबिट कर देंगे, हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो ये सिंपल ट्रांजैक्शन है हमारे पास जिसको हमें रिकॉर्ड करा ही नहीं है और हम इसको अभी रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास पेमेंट चेक्स इश्यूड टू सप्लायर्स ड्यूरिंग लास्ट वीक ऑफ जून स्टिल नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक फॉर ₹45,000। अच्छा, जून के लास्ट वीक में कुछ सप्लायर पेमेंट्स की थी, उसके लिए चेक्स इशू किए थे, टोटल उसका था 45,000। अभी तक सप्लायर ने बैंक में प्रेजेंट नहीं किए, ठीक है। इसका मतलब जब हमने चेक इशू किए थे हमने तो एंट्री कर दी थी अपनी बुक्स में, लेकिन बैंक में अभी तक सप्लायर लेके नहीं है, तो एक्शन बैंक के पार्ट पे पेंडिंग है, हमारे पार्ट पे कोई एक्शन पेंडिंग नहीं है। तो इसकी हमें कोई एडजस्टमेंट अपनी बुक्स में नहीं करनी पड़ेगी। ये एक प्योर रिकंसाइलिंग आइटम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का अनप्रेजेंटेड चेक्स के तौर पे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट ये है कि हम देखते हैं कि एंट्रीज को, ठीक है। एंट्रीज को देख लेते हैं। अब जो जो ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड करनी है हमने हाईलाइट कर लिए, येलो हाईलाइटेड ट्रांजैक्शन जो है हमने रिकॉर्ड करनी है अपनी बुक्स में, ठीक है। तो एंट्रीज अब देखते हैं। सबसे पहले एंट्री हमने देखी थी कि बैंक चार्जेस जो थे वो रिकॉर्ड नहीं हुए थे, ठीक है। आइटम नंबर सी था हमारा, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड बाय द कंपनी ऑफ ₹12,000। तो इन बैंक चार्जेस को हम रिकॉर्ड कर लेंगे। देखिए, हमने बैंक चार्जेस को डेबिट कर दिया, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। ये सिंपल एंट्री है हमारी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक ट्रांजैक्शन थी डायरेक्ट ट्रांसफर मेड बाय अ कस्टमर टू द कंपनीज बैंक अकाउंट फॉर ₹500,000 नॉट रिकॉर्डेड बाय द कंपनी। इसको भी हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो ये ट्रांजैक्शन भी हमारे पास रिकॉर्ड हो गई। इसके बाद हमने एक ट्रांजैक्शन थी ऑफिस सप्लाईज की, ट्रांजैक्शन एफ, वो हमने 650, अच्छा ये हमने एरर करेक्ट करना था, जो 650,000 से रिकॉर्ड करना था और ये गलती से 560,000 से रिकॉर्ड हो गया था। तो इसकी जो रिमेनिंग अमाउंट से रिकॉर्ड होना बाकी है ट्रांजैक्शन, वो हम रिकॉर्ड कर देंगे। देखें, ऑफिस सप्लाईज थी ओरिजिनली 650,000 से डेबिट होनी चाहिए थी, बैंक को 650,000 से क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन गलती से 650,000 के बजाय 560,000 से ये एंट्री हो गई। तो अब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 90,000 का है, यानी 90,000 से वो कम रिकॉर्ड हुआ था। तो हम क्या करेंगे,
एक एंट्री बनाएंगे 90,000 की, ऑफिस सप्लाईज को डेबिट कर देंगे, बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो अब हमारे पास वो करेक्ट हो गई एंट्री, ठीक है। अच्छा, फिर एक ट्रांजैक्शन थी हमारे पास ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस की, जो कि हमने एक चेक इशू किया था, चेक इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड इन द लेजर, ठीक है। वो आप रिकॉर्ड कर लेंगे, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस को आपने डेबिट कर दिया, बैंक अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब ये एडजस्टिंग आइटम थे, ये ट्रांजैक्शंस थी जो आपकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई थी, आपने रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। अब हम इनको पोस्ट कर देंगे अपने टी अकाउंट में, जनरल लेजर में पोस्ट कर देंगे, और अपना अपडेटेड बैलेंस जो है वो मालूम करेंगे, ठीक है। ये मैंने टी अकाउंट बनाया हुआ है। अब आप यहाँ पे देखें, टी अकाउंट के अंदर ये बैंक अकाउंट है, और ये बैंक अकाउंट है बेसिकली ये ओवरड्राफ्ट अकाउंट बन गया है अभी, ठीक है। ये ओवरड्राफ्ट हो गया है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कुछ शॉर्ट टर्म के लिए एक्वायर की जाती है बैंक से, और बैंक कुछ अरसे के लिए आपको कुछ अमाउंट लैंड कर देता है, और जब आपकी नीड पूरी हो जाती है तो वो अमाउंट आप बैंक को वापस कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है हमारे पास 740,000 का क्रेडिट बैलेंस, जो हमें यहाँ पे दिया हुआ था पॉइंट नंबर ए में। इस पॉइंट में बैंक लेजर है क्रेडिट बैलेंस, तो हम यहाँ क्रेडिट बैलेंस से अब ये स्टार्ट करेंगे। ये हमारे टी अकाउंट है, इसमें क्रेडिट बैलेंस आ गया। ट्रांजैक्शंस को उसी तरीके से हमने पोस्ट करना है जो हमारे एक्सपेंसेस से, जहां पे बैंक क्रेडिट हो रहा था, बैंक चार्जेस में, ऑफिस सप्लाईज में और ट्रेवलिंग एक्सपेंस में। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे आ गई। जो एक ट्रांजैक्शन थी अकाउंट रिसीवेबल की, जहां पे हमें बैंक डेबिट हो रहा था, कस्टमर ने डायरेक्ट ट्रांसफर किया था, वो हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दी। और फिर हमने एडजस्टेड बैलेंस निकाला, और वो भी हमारे पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा है 392,000। लेकिन ये 392,000 जो है ना, ये मेरा एडजस्टेड बैलेंस है लेजर का, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का ये एडजस्टेड बैलेंस है 392,000। अब मैं आपको इस बैलेंस से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है हमें, ठीक है। अब ये आप नोट कर लेंगे, ये क्रेडिट बैलेंस है। तो जब हम बैंक रिकंसिलिएशन बनाएंगे तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, हमने ये बैंक रिकंसिलिएशन बनाई हुई है यहाँ पे, और इसमें आप देखें ये नाम आ गया कंपनी का, ये हेडर आ गया पूरा, ठीक है, करेंसी भी आ गई। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है ये। और आप यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आपने जो साइन है, ये जो फिगर लिखी है 392,000, ये एक क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट हमेशा नेगेटिव से डिनोट किया जाता है। तो अब यहाँ पे आपको इस चीज की ख्याल रखना है कि आप यहाँ पे इसको क्रेडिट बैलेंस को नेगेटिव साइन के साथ शो करेंगे। अच्छा, ये आपने शो कर दिया, उसके बाद आपने बैंक रिकंसिलिएशन बनाने का वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो हम नॉर्मली फॉलो करते हैं, ठीक है। ये डिपॉजिट इन ट्रांजिट है हमारे पास, ठीक है। ये डिपॉजिट इन ट्रांजिट वो हैं जो बैंक में अभी तक क्लियर नहीं हुए और हमने अपने पास रिकॉर्ड कर दी थी एंट्री। एक बार फिर देख लेते हैं इसको। ये पॉइंट नंबर डी है, चेक्स डिपॉजिटेड ऑन जून 30 बट नॉट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर ₹280,000। जून 30 को जब बैंक में डिपॉजिट करा रहे थे, हमने अपने पास एंट्री कर ली थी, लेकिन बैंक में शो नहीं हो रहा है अभी तक। तो इसका मतलब हमारी बुक्स में तो एंट्री हो चुकी है, बैंक में नहीं हुई हुई, रिकंसाइलिंग आइटम है। रिकंसिलेशन बनाते वक्त हम नॉर्मली अपनी बुक्स में से, क्योंकि हमने ऑलरेडी एंट्री करी हुई है अपनी बुक्स में से, तो फिर इसको हम लेस करते हैं डिपॉजिट इन ट्रांजिट को। यहाँ पे भी हम लेस कर रहे हैं, ठीक है, कोई इसमें फर्क नहीं है प्रोसीजर में। सिर्फ स्टार्टिंग में जो ये फर्क आया है वो ये कि हमें क्रेडिट बैलेंस को नेगेटिव साइन के साथ डिनोट करना है, ठीक है। ये हमें याद रखना है कि जब भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो, वो क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको नेगेटिव साइन के साथ करना है डिनोट। उसके बाद हमने नॉर्मल प्रोसीजर जो हम फॉलो करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन का, वही फॉलो करना है। डिपॉजिट इन ट्रांजिट को हमने लेस कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो था अनप्रेजेंटेड चेक्स थे। अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होता है कि सप्लायर को हमने चेक दे दिए और एंट्री कर दी अपनी बुक्स में, बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो उसको हम ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट था मेरे ख्याल में, पॉइंट नंबर एच, पेमेंट of checks issued to supplier, payment checks issued to supplier during last week of June is still not presented in the bank for ₹45,000, ठीक है।
तो ये अनप्रेजेंटेड चेक्स भी आ गए हमारे पास और ये हमने ऐड कर दिए उसमें, ठीक है। अच्छा, अब ऐड हमने इसलिए की क्योंकि हम ऑलरेडी अपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर चुके थे, यानी कि हमारे बैंक के बैलेंस में ये शामिल नहीं है, हमें बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में पहुंचना है, तो हमें इसको ऐड करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया, नॉर्मल जैसे हम करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन बनाते हुए। अच्छा, अब मैंने इसका सम किया, जब मैंने इसका सम किया तो मैं पहुंच गया अपने बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 627,000। ये मेरा बैलेंस है जो बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है और ये एक डेबिट बैलेंस है, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट नंबर बी जो था उसमें दिया हुआ था, यहाँ पे ये दिया हुआ है, मेरा बैंक स्टेटमेंट इज शोइंग अ डेबिट बैलेंस ऑफ 627,000 और मेरी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अब हो चुकी है, तो उसमें मैं 627,000 डेबिट बैलेंस पे पहुंच चुका हूं, ठीक है। तो ये तरीका है, अगर आपके पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो, ओवरड्राफ्ट का केस हो, तो सबसे पहले आपको ये बताया जाएगा कि आपके बैंक लेजर में क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, और जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें डेबिट बैलेंस होगा, तो आप उसी से समझ जाएंगे कि ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का केस है, ठीक है। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो आपने जो साइन है उसका ख्याल रखना है कि जब आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएं तो आप क्रेडिट बैलेंस को नेगेटिव साइन के साथ शो करेंगे, और उसके बाद जो भी आपके रिकंसाइलिंग आइटम्स हैं उसको आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, जैसे हम नॉर्मल केसेस में करते हैं, डिपॉजिट एंड ट्रांजिट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं रियल बैलेंस में से, अनप्रेजेंटेड चेक्स को ऐड कर लेते हैं, यही आप करेंगे, ठीक है। और जो है फिर आप अपने बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस पे पहुंच जाएंगे। तो ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमारी हो गई है। अगर हम चाहें कि बैंक स्टेटमेंट के अमाउंट से शुरू करें तो फिर ये हमें डिपॉजिट एंड ट्रांजिट इसमें ऐड करने पड़ेंगे, अनप्रेजेंटेड चेक लेस करने पड़ेंगे और फिर हम पहुंच जाएंगे जीएल बैलेंस पे। तो ये तरीका था कि अगर हम रिकंसिलिएशन बनाएं ओवरड्राफ्ट के केस में। तो ये हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन गई। अच्छा, इसमें अगर कोई क्वेश्चन हैं तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर रिस्पॉन्ड कर दूंगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। और अभी तक जो हमने एग्जांपल्स देखी हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की, उसमें तो हमने ये देखा है कि हमें क्वेश्चन के अंदर ये डेटा आइडेंटिफाई करके दिया गया है कि बैंक लेजर में और बैंक स्टेटमेंट में ये डिफरेंसेस हैं, तो हमें आइडेंटिफाई करके दे दिए गए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारे पास बैंक लेजर का एक्सट्रैक्ट हो और हमारे पास बैंक स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट हो, तो हमें इस काबिल होना चाहिए कि हम खुद से ये डिफरेंसेस आइडेंटिफाई कर सकें। तो अब जो नेक्स्ट एग्जांपल्स हम देखेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि हमें बैंक स्टेटमेंट और बैंक लेजर से हम ये डिफरेंसेस किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमें ये भी आना चाहिए कि हमें अगर डेटा दिया जाए बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में जाएं प्रैक्टिकली तो वहां पे तो कोई क्वेश्चन तो नहीं होगा, वहां पे तो आपको बैंक स्टेटमेंट दी जाएगी, बैंक जीएल दिया जाएगा, जर्नल लेजर, और आपको बोला जाएगा कि आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर दें। तो उस केस में आपको डिफरेंसेस कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, किस तरह से आपने बैंक रिकंसिलिएशन प्रिपेयर करनी है, हम नेक्स्ट वीडियोस में ये देखेंगे। थैंक यू।